हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपना लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था कंपनीज अकाउंट के बारे में। ठीक है, अपन कंपनीज अकाउंट पढ़ रहे हैं जिसमें अपन ने ये बता दिया था कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, अपन को ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। अब इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था अपन बात कर लेते हैं। पहले अपन ने लर्निंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अब लर्निंग ऑब्जेक्ट में अपन ने क्या करा था कि 13 टॉपिक्स थे, यानी कि अपने 12 टॉपिक्स तो ये लिख रहे हैं प्लस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो यानी कि हमने इसको 13 टॉपिक्स में इसको कंप्लीट करने वाले अपन ने ये बताया था। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या करा था, मीनिंग एंड डेफिनेशन को कंप्लीट कर लिया था और कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसको ध्यान से समझेगा। अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, टाइप्स ऑफ कंपनीज, यानी कंपनीज के कितने टाइप्स होते हैं ये अपने को पढ़ने का है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, एक सेकंड गाइस। हाँ, तो अब इसमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के बारे में समझ रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। ठीक है, यानी कि अपन ने कंपनीज के टाइप्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, 1% कंपनीज होती है, ये अपन को समझना है। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, यानी कि अपन को सबसे पहले सेक्शन को समझना है कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो सेक्शन 2 है सबसेक्शन 68 है उसमें प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया हुआ है। लिखा हुआ है कि company, a private company means a company which has a minimum paid up capital of rupees 1 lakh, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होती है। यानी कि अपन अगर बात करें मिनिमम लिख रहा है 1 लाख पेड अप कैपिटल चाहिए, मतलब मिनिमम 1 लाख तो चाहिए अगर कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है प्राइवेट कंपनी में। और मैक्सिमम का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम कितनी भी आप कैपिटल लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख रहा है विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए के अंदर ये दी हुई होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं उसके बारे में अपन समझते हैं। जैसे ए पॉइंट लिख रहा है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, मतलब इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है प्राइवेट कंपनी के अंदर जिसमें कि शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यानी कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर को शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट कह रहा है लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एक्सक्लूडिंग इट्स पार्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉई मेंबर्स, यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिनिमम जो मेंबर्स रहेंगे, सॉरी मेंबर्स की जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी वो रहेगी 200, इसमें एक्सक्लूडिंग मतलब इसमें कौन कौन लोग शामिल नहीं होंगे, इट्स पार्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबर, यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं वो इसमें इंक्लूड मतलब इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेंगे। ठीक है, 200 मेंबर्स इनके अलावा रहेंगे। इसमें लिखा है ना लिमिट द नंबर्स ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 एक्सक्लूडिंग, किनको हटाते हुए, पार्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबर्स को हटाते हुए। इसके अंदर सी पॉइंट लिखा हुआ है गाइस, prohibits any invitation to public to subscribe for any of its security। prohibits का मतलब होता है यानी रोकथाम। रोकथाम का मतलब है यानी कि ये प्राइवेट कंपनी जो है वो इनविटेशन नहीं दे सकती पब्लिक में, यानी कि सिक्योरिटीज के लिए, यानी कि अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, इसके लिए इस पर पाबंदी है, प्रोहिबिट्स है इसका। ठीक है, यानी कि 3 पॉइंट हो गए, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, यानी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, मैक्सिमम मेंबर्स इसमें 200 रहेंगे और ये पब्लिक में सिक्योरिटीज इश्यू नहीं कर सकती। ये है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन है इसका 2 सबसेक्शन 68 और इसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रहने वाली है वो रहने वाली है गाइस कितनी, 1 लाख। ठीक है, एओए के अकॉर्डिंग, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो आगे लिखा हुआ है जी यहाँ पे पब्लिक कंपनी के बारे में। अब पब्लिक कंपनी लिख रही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 17(1), यानी कि अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी थी उसकी सेक्शन थी 2 सबसेक्शन 68 और इस जो पब्लिक कंपनी है इसकी जो सेक्शन है वो 2 सबसेक्शन 71 है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी दी हुई है। अब पब्लिक कंपनी मींस बता रहे हैं कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, मींस विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऑब्वियसली बात है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो पब्लिक कंपनी होगी। एज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल इसकी 5 लाख, उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख थी, इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल है 5 लाख और इसमें जो हायर कैपिटल है इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि अपन ने बता दिया था कि मैक्सिमम पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अ प्राइवेट कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड अ पब्लिक कंपनी। इस लाइन को अपन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगा प्राइवेट कंपनी व्हिच इज सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी हो सकती है, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी यानी वो प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती, शैल बी डीम्ड टू अ पब्लिक, तो उसको भी क्या माना जाएगा, पब्लिक कंपनी माना जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है, तो उसको प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा, उसको पब्लिक कंपनी माना जाएगा। यानी पब्लिक कंपनी की अगर कोई कंपनी सब्सिडियरी है तो उसको भी अपन पब्लिक कंपनी मानेंगे, इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें लिख रहा है प्राइवेट कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, शैल बी डीम्ड यानी डीम्ड मतलब माना गया, अब पब्लिक कंपनी उसको पब्लिक कंपनी माना जाएगा अगर कोई पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे 2 कंपनी के बारे में, एक सब्सिडियरीज कंपनी के बारे में, एक होल्डिंग कंपनी के बारे में। ठीक है, बात करते हैं 1% कंपनी के बारे में। ठीक है, अब ये 1% कंपनी क्या है,
वन पर्सन कंपनी से समझ में आ रहा है कि इसमें एक ही पर्सन होगा। इसकी गाइस जो सेक्शन है वो 2 सबसेक्शन 62 है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। जैसे इसकी सेक्शन थी अपन की पब्लिक कंपनी की 2 सबसेक्शन 71, और इससे पहले अपन ने जो प्राइवेट कंपनी पढ़ी थी उसकी सेक्शन थी 2 सबसेक्शन 68। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि वन पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन। तो मैंने भी आपको बताया था कि केवल एक ही पर्सन होता है इसके अंदर। ठीक है, रूल्स 3 ऑफ द कंपनीज इन इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये कंपनीज होती है वन पर्सन कंपनी। इसको रजिस्टर्ड, इसकी जो सेक्शन है वो 2 सबसेक्शन 62 है। अब इस कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि ओनली ऑन इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म वन पर्सन कंपनी, यानी वन पर्सन कंपनी में जो एक मेंबर होगा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन में रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट्स पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख, यानी इस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से मोर देन नहीं हो सकती। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, मतलब इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से एक्सीड नहीं हुआ। और फोर्थ पॉइंट लिख रहा है इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, यानी कि ये कह रहा है कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं करेगी। लिखा हुआ है यहाँ पे इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं करेगी ये कंपनी। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि अपन ने चारों पॉइंट पढ़ लिए। अच्छे से इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पेड अप कैपिटल इसकी 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, एनुअल टर्नओवर इसका 2 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता, और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म करती। ठीक है गाइस, ये है आपकी वन पर्सन कंपनी। उसके बाद अपन आगे चलते हैं तो क्लास और टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले प्रेफरेंस शेयर्स लिख रहा है और उसके बाद इक्विटी, यानी कि 2 टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं पहले अपन उसको समझते हैं, फिर इक्विटी शेयर्स को समझेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब होता है जिनको राइट फर्स्ट होता है। ठीक है, डिविडेंड में राइट इनको फर्स्ट है। इसका मतलब क्या है कि पहले इक्विटी शेयर्स वालों से पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड मिलेगा। और दूसरा, जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही हो, वाइंडिंग अप का मतलब जब कंपनी का दी एंड हो रहा होगा, कंपनी बंद हो रही होगी, उस समय जो कैपिटल का रीपेमेंट होगा वो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को होगा। बस इनके पास 2 मोस्टली मेन प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, एक तो राइट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड में राइट होता है, और एक होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद इक्विटी शेयर्स की बात करें तो द शेयर व्हिच आर नॉट प्रेफरेंशियल, यानी कि जो प्रेफरेंशियल नहीं होते वो इक्विटी शेयर होते हैं, एंड डू नॉट गेट प्रेफरेंस इन आवर रेस्पेक्ट, और इनके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इक्विटी शेयर कंपनी के ओनर होते हैं और प्रेफरेंशियल कंपनी के एज अ होल्डर होते हैं, एज अ, ठीक है, और इक्विटी शेयर कंपनी के एज अ ओनर होते हैं। आई होप गाइस ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एक तो अपन ने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करी है और एक अपन ने इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करी है। तो गाइस अपन बात करने वाले हैं यानी कि डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में। तो सबसे पहले रखा है रिफंड ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल का जब रिफंड होता है तो अपन ने बोला था प्रेफरेंशियल राइट होता है प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास, यानी कि पहले वाइंडिंग अप के टाइम पे पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कैपिटल उनकी रिफंड की जाएगी और उसके बाद इक्विटी शेयर्स को। तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, ऑन वाइंडिंग अप द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अपन ने ये बात करी थी जब प्रेफरेंस शेयर्स को जाएगा उसके बाद मिलेगा, तो आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड और इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव्ड रेजिडुअल अमाउंट। ठीक है, रेजिडुअल अमाउंट का मतलब है यानी कि इक्विटी शेयर्स वालों को दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स का जब कैपिटल उनको रिफंड कर दी जाएगी उसके बाद। अब प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कब दिया जाएगा, इक्विटी शेयर वालों से पहले। तो लिखा ऑन वाइंडिंग अप द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंस टू गेट रिफंड ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। इन्होंने बोला है ना हैव प्रेफरेंस का मतलब प्रेफरेंशियल राइट किनके पास होते हैं, प्रेफरेंशियल होल्डर्स के पास होते हैं। पहले उनको कैपिटल मिलेगी किससे पहले, इक्विटी शेयर्स वालों से पहले, और इक्विटी शेयर वालों को मिलेगी प्रेफरेंशियल का जब पेमेंट हो जाएगा उसके बाद। ये सारा काम वाइंडिंग अप के टाइम की बात चल रही है, रिफंड जब करते हैं कैपिटल। ठीक है, अब दूसरी बात है राइट ऑफ डिविडेंड। तो राइट ऑफ डिविडेंड में बताया था डिविडेंड पहले प्रेफरेंशियल होल्डर्स वालों को दिया जाएगा और उसके बाद दिया जाएगा डिविडेंड इक्विटी शेयर्स वालों को। तो लिखा हुआ डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड पेड कर देंगे उसके बाद इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा आफ्टर पेमेंट। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पहले डिविडेंड दिया जाएगा इक्विटी शेयर वालों से पहले। देखो वो डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर बिफोर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, यानी कि अपन नॉर्मल बात करें तो यानी कि इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स वालों को बाद दिया जाएगा और प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड पहले दिया जाएगा क्योंकि उनके पास प्रेफरेंशियल राइट है, और उसके बाद जब प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे देंगे उसके बाद दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स को। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, 2 पॉइंट। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में। किसके बारे में गाइस, रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में। अब इसमें रेट ऑफ डिविडेंड जो इक्विटी शेयर्स वालों के लिए उसके लिए कोई भी रेट फिक्स नहीं होती है। लिखा हुआ नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड
कोई भी रेट फिक्स नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि कंपनी के ओनर होते हैं। इट इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिसाइड करते हैं एवरी ईयर, हर साल, एंड एवरी पीरियडिकली, ठीक है, यानी कि एवरी ईयर एंड वेरी पीरियडिकली, यानी ये पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। डायरेक्टर इसको डिसाइड करते हैं कि कितनी रेट ऑफ डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर्स वालों को। यहाँ पर रेट फिक्स नहीं होती, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स वालों के लिए रेट फिक्स होती है। यहाँ पे लिखा हुआ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब्ड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एग्जांपल 9% प्रेफरेंस शेयर। अब जैसे मैंने बोला प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स के आगे वो रेट लिखी होती है कि कितने परसेंट वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 9% वाले हैं, 12% वाले हैं, 15% वाले। जैसे 9% प्रेफरेंस शेयर्स है तो लिखा रहेगा 9% प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये 9% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर से पहले जो 9% लिख रहा है यानी ये इनकी डिविडेंड की रेट है। लिखा हुआ सेम इन दिस केस रेट ऑफ डिविडेंड इज 9%, तो कितने परसेंट से डिविडेंड दिया जाएगा, 9% से डिविडेंड दिया जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि इक्विटी वालों के लिए तो कोई भी फिक्स रेट नहीं होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, और फिक्स रेट होती है किसके लिए, प्रेफरेंस शेयर्स वालों के लिए। अब अपन बात करते हैं राइट टू वोट के बारे में, ठीक है। अब राइट टू वोट का मतलब होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग का राइट होता है, मीटिंग के अंदर जो वोट देने का जो राइट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के ओनर होते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास ये राइट नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी के एज अ होल्डर होते हैं, लेकिन कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर भी प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग देने का राइट होता है। और वो सर्कमस्टांसेस ये होते हैं कि मान के चलते हैं कि अगर प्रेफरेंस शेयर को टाइम टू टाइम डिविडेंड पे नहीं किया जाता है तो उस केस में उनको वोटिंग का राइट मिल जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट इन मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड दे इलेक्ट, यानी डायरेक्टर को चूज करते फॉर मैनेजिंग द कंपनी। जो डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी को मैनेज करता है, ठीक है। लिखा हुआ इक्विटी शेयर हैव द राइट टू वोट इन मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड द इलेक्ट डायरेक्टर, एंड डायरेक्टर को चूज करते हैं फॉर मैनेजिंग द कंपनी, यानी कंपनी को मैनेज करने के लिए। और इसमें लिखा हुआ है द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर डू नॉट एंजॉय द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि उनको पास वोटिंग का कोई राइट नहीं होता है, बट दे हैव इट ओनली स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, एक होता है डिविडेंड के अंदर और एक होता है गाइस उनके पास कैपिटल के अंदर। तो अगर डिविडेंड अगर टाइम टू टाइम नहीं दिया जा रहा है तो वो उनको उस केस में वोटिंग का राइट मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली उनको वोटिंग का राइट नहीं होता है। केवल वोटिंग का राइट किसको होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है, क्योंकि कंपनी के ओनर होते हैं। अब गाइस अपन बात कर लेते हैं रिडेम्पशन के बारे में। रिडेम्पशन अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होता है और इक्विटी शेयर्स का बाईबैक होता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर कंपनी के एज अ ओनर होते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर आर नॉट रिडीमेबल, हाउएवर अ कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर एज अ कंडीशन, यानी कि कंपनी अगर बायबैक करती है इक्विटी शेयर्स का प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, सेक्शन 68 में दिया हुआ है। तो कंपनी इक्विटी शेयर्स का क्या करती है, बायबैक करती है, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज रिडीमेबल, नाउ अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब गाइस जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करेंगे कि कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो इररिडीमेबल के अलावा जो भी प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं उनको रिडीम किया जाता है। तो लिखा प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जो आपने पैसा लिया है वो उनको आपको वापस करना पड़ेगा, यानी उनको रिडीम करना पड़ेगा, उनका पैसा लौटाने को अपन बोलते हैं रिडीम। आयोग की बात समझ में आई होगी, प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल, नाउ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन एट दिस टाइम जो कंपनी है वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो अपन ने रिडेम्पशन पढ़ लिया, राइट टू वोट पढ़ लिया, रेट ऑफ डिविडेंड पढ़ लिया, यानी कि इक्विटी शेयर्स का जो डिविडेंड रेट होती है फिक्स नहीं होती, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की जो डिविडेंड रेट होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने रिफंड ऑफ कैपिटल पढ़ लिया, राइट ऑफ डिविडेंड पढ़ लिया, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ लिया, पब्लिक कंपनी क्या होती है, 1% कंपनी क्या होती है ये पढ़ लिया, प्राइवेट कंपनी क्या होती है ये अपन ने पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा था, और इससे पहले अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट किया था, डेफिनेशन को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आप एक बार इसका रिवीजन करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से रीड करें, पढ़ें। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।